नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखने से पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या था। एक सिंपल सा इक्वेशन था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये छोटा सा इक्वेशन है, दिखने में बड़ा डरावना दिखता है, बट हमने देखा था कि इसका मीनिंग क्या होता है, जो कि बड़ा सिंपल है। नॉर्मल डिवीजन का ही मीनिंग होता है। दूसरा है आपका यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्यों यूज़ करते हैं, नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। उसका प्रोसीजर भी हमने देखा था। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न ये बोलता है हमें कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q जो है आपका, q आपका एक इंटीजर है। ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर। तो हमें क्या शो करना है कि कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो इस फॉर्म का दिखेगा, या इस फॉर्म का दिखेगा, या इस फॉर्म का दिखेगा। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स आपके क्या क्या होते हैं। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमारे होते हैं 1, 3, 5, 7। ये सारे नंबर्स हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मुझे सिर्फ एक चीज़ पता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a जो है आपका, a इक्वल हो गया बी क्यू प्लस आर के। ठीक है, अब अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो मुझे कुछ कुछ ये दिख रहा है कि b का वैल्यू 6 यहाँ पे दिया है और r का वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली b की जगह 6 रख के देखता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि b इक्वल्स टू 6। ठीक है, b इक्वल्स टू 6। अब हमें पता है अगर b 6 है तो r का जो वैल्यू है, r का वैल्यू 0 से लेकर b के बीच में होता है। ये चीज़ हमें पता है। इसका मतलब r का वैल्यू 0 से लेकर 6 के बीच में होगा। ठीक है, इसका मतलब r की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, r की वैल्यूज़ आ सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ तक क्लियर है। r की वैल्यू 0 से 6 के बीच में घूमेगी, 6 के इक्वल नहीं हो सकती, उससे पहले जो छोटा इंटीजर होगा जो कि 5 है उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल्स टू 6 है और r यहाँ पे चलेगा। तो ठीक है, हम एक एक करके r का वैल्यू पुट करते हैं। जब r की वैल्यू 0 है तो a का वैल्यू बन जाएगा 6q प्लस 0। जब r का वैल्यू 1 है, a बन जाएगा 6q प्लस 1। जब r का वैल्यू 2 है तो a बन जाएगा 6q प्लस 2। जब r का वैल्यू 3 है तो a बन जाएगा 6q प्लस 3। ठीक है, जब r का वैल्यू 4 है, a बन जाएगा 6q प्लस 4। और जब r का वैल्यू 5 है तो a बन जाएगा 6q प्लस 5। यहाँ तक हमने चीज़ें लिख दी, यहाँ तक क्लियर है। अब आप इस नंबर को देखो। ठीक है, a इक्वल्स टू 6q, a इक्वल्स टू 6q प्लस 2, a इक्वल्स टू 6q प्लस r। ठीक है, इन नंबर्स को आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3q। ठीक है, यहाँ से भी 2 अगर कॉमन निकालूंगा तो ये बन जाएगा 3q प्लस 1, 2 इंटू 3q प्लस 1। यहाँ से 2 कॉमन निकालूंगा तो ये बन जाएगा 2 कॉमन 3q प्लस 2। अब एक बात बताओ, 2 को मैं किसी भी नंबर से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मेरा इवन नंबर आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। कोई भी इंटीजर को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर इवन ही आता है। ठीक है, तो क्या ये और ये एक इवन नंबर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, क्या हमें इवन नंबर प्रूव करना है, हमें तो ऑड पॉजिटिव इवन इंटीजर प्रूव करना था, तो हमें ये नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, तो इसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है, और ये नंबर्स को देखो आप, जब r की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू 5 है। ठीक है, जब मैं q की वैल्यू 0 रखता हूँ तो मेरा आंसर 1 निकल कर आता है, जो कि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। जब मैं q की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 6 प्लस 1 7 आता है, जो कि फिर से
एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। जब मैं यहाँ q की वैल्यू 0 रखता हूँ तो आंसर 3 आता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। और जब यहाँ 0 रखता हूँ तो आंसर 5 आता है, जो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया है कि ये तीनों पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन से फॉर्म में? 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5। तो ये हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। ऑलराइट, तो अभी हमारा दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न ये बोल रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट square of any positive integer is of the form 3m or 3m + 1 for some integer m। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? हमें ये बताना है कि कोई नंबर है, ठीक है, जैसे कोई नंबर मान लो x, तो x नंबर हो गया, x का स्क्वायर क्या होगा? x को x से मल्टीप्लाई करो तो उस नंबर का स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो x स्क्वायर को हम बोल सकते हैं कि ये इस प्रकार का दिखेगा, 3m या 3m + 1। ठीक है, ये क्वेश्चन का डिमांड है। इसको प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, अब स्क्वायर्स क्या क्या है हमारे? स्क्वायर्स 1 से स्टार्ट करो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे स्क्वायर चलता है। अब मुझे क्या बोलना है? मुझे ये बोलना है कि इन स्क्वायर्स को मैं इस शक्ल में लिख सकता हूँ या इस शक्ल में लिख सकता हूँ। कोशिश करके देख लेते क्वेश्चन क्या हम लिख भी पा रहे हैं। अगर मुझे 1 को लिखना होगा तो क्या मैं यहाँ पर m का वैल्यू 0 रख के देखूँ? अगर 3 यहाँ पे मैं m का वैल्यू 0 रखता हूँ तो ये बन जाएगा 3 × 0 0, 0 + 1 1, मतलब हाँ ये तो लिखा जा रहा है। अब मुझे अगर 4 को लिखना है तो यहाँ m का वैल्यू 1 रख के देखो। जब मैं m का वैल्यू 1 रखता हूँ तो 3 × 1 3, 3 + 1 4, ये भी लिखा जा रहा है। जब मुझे 9 को लिखना है तो यहाँ m की जगह 3 रख दो, 3 × 3 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये बात तो सही है कि मैं स्क्वायर्स को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ या इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो अब हम इसको लिखेंगे, पेपर पे लिखेंगे कैसे, बताएंगे कैसे कि हाँ ये चीज़ सच है। तो देखो, मान लो छोड़ो, सबसे पहले आप ये समझ लो कि मैं किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। किस फॉर्म में? मैं कोई भी नंबर को बोल सकता हूँ कि वो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, 3 × q का फॉर्म होगा या 3q + 1 होगा या 3q + 2 होगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है, नोटिस करो हमारे नंबर्स क्या होते हैं। हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। ठीक है, आगे और लिख के दिखाता हूँ आपको। यहाँ लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आप नोटिस करो हर तीसरा नंबर, ये जो 3 है, हर तीसरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। मतलब हर तीसरा नंबर 3 से डिवाइड करेगा। उसके पहले जो नंबर्स होंगे वो कुछ रिमाइंडर छोड़ेंगे। जो नंबर 3 से डिवाइड होगा वो रिमाइंडर 0 देगा क्योंकि वो परफेक्टली डिविजिबल होगा। पर जो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है। डिवाइज़र हमारा 3 है, तो इससे छोटे कौन कौन से इंटीजर है? 0 और 1। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 2 रिमाइंडर आ सकते हैं। पहला है 0, दूसरा है 1। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं 1 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 1 डिवाइड तो होगा नहीं, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 1। 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करने को देखूँ तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 2। ठीक है, वही मैंने लिखा है। हमें पता था कि a = bq + r है। ठीक है, मैंने रिमाइंडर रख दिया 0, b रख दिया 3, तो a बन जाएगा 3q। जब रिमाइंडर को मैं 1 रखूँगा, b को 3 रखूँगा तो 3q + 1 बस। तो अगर मैं 1 को लिखना चाहूँ तो मैं इस वाले फॉर्म को यूज़ करूँगा, 3 × q + 1 को। अगर मैं 2 को लिखना चाहूँ तो मैं ये यूज़ करूँगा 3q + 2, जहाँ मैं q 0 पुट कर दूँगा
1 बनाना है तो q को यहाँ 0 पुट कर दूंगा, अगर 5 बनाना है तो मैं यहाँ पे q के जगह 1 पुट कर दूंगा। सिंपल। इसका मतलब मैं हर एक नंबर को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है। पर मुझे नंबर नहीं देखना है, मुझे नंबर का स्क्वायर देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। मेरे को देखना है कि एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये मेरा x के वैल्यूज़ हो गए, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पहले इस वाले केस को ले लेते हैं 3q को, तो इसको स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है। इसमें से 3 कॉमन निकालो, 3 कॉमन निकाला तो अंदर बचा 3q स्क्वायर। अब मैं किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 का मल्टीपल ही आएगा वो, और q तो इंटीजर है, ठीक है। q हमारा इंटीजर है, ये हमें पता है। तो क्या एक इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर होगा, तो क्या मैं इस चीज़ को m बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका 3m, ठीक है। तो पहला यहाँ पे मुझे आते हुए दिख रहा है। अब 3m + 1 आना बाकी है। दूसरा कंडीशन देखो, x का वैल्यू है 3q + 1, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू बन जाएगा 3q + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फेमस फार्मूला है a + b द होल स्क्वायर, उसको यूज़ कर लो। तो यहाँ पे लिख दो a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, a + b द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा, a के जगह 3q है तो पहला बन जाएगा 3q का होल स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर + 2 इंटू a है 3q, b है 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। इसको ओपन कर दो, ये बन जाएगा 9q स्क्वायर + 6q + 1, ठीक है। क्या मैं पहले वाले इन दोनों में से 3 को कॉमन निकाल पा रहा हूँ, चेक करते हैं। निकाल लो 3 को कॉमन, ये बन जाएगा 3q स्क्वायर + 2q + 1। अब ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, दोनों को ऐड करूँगा एक इंटीजर आएगा। तो क्या मैं इसको m बोल सकता हूँ, ये पूरे को बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका 3 × m + 1। तो क्या मेरा ये चीज़ आ गई है, हाँ बिल्कुल आ गई है। पर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं अभी तक, एक और लास्ट केस हमारा बाकी है 3q + 2 का, ठीक है। इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, दो चीज़ ही कंसिडर नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। जब x का वैल्यू 3q + 2 है तो x स्क्वायर क्या बन जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा 3q + 2 द होल स्क्वायर। वापस से यही वाला फॉर्मूला यूज़ किया तो ये बन जाएगा 9q स्क्वायर + 2 इंटू 3q 6q, 6q इंटू 2 बन जाएगा 12q + 2 का स्क्वायर यानी 4, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में से तो 3 कॉमन निकल रहा है, ठीक है। ये बन जाएगा 3q स्क्वायर + 4q, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये जो 4 है ना दोस्तों, क्या मैं 4 को 3 + 1 लिख सकता हूँ? अरे भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 + 1 लिख दो इसको, तभी ना एक मस्त चीज़ हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 + 1। अब इन दोनों के बजाय इन तीनों में से 3 को कॉमन निकालो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3q स्क्वायर + 4q + 1, ये ब्रैकेट बंद और 1 तो बाहर ही है। अब ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तीनों को ऐड करूँगा इंटीजर ही आएगा। तो क्या मैं इस चीज़ को m बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ये बन जाएगा 3m + 1। तो हमने क्या यहाँ से प्रूव कर दिया कि कोई भी नंबर के स्क्वायर को हम 3m + 1 बोल सकते हैं या 3m बोल सकते हैं। यहाँ प्रूव हो गया, ये यहाँ 2 बार प्रूव हो चुका है। इसका मतलब हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है। ऑलराइट, तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m + 1 या 9m + 8। इसका मतलब क्या है? देखो, हमने पहले प्रश्न में क्या देखा? हमने पहले प्रश्न में देखा कि कोई भी नंबर के स्क्वायर को हम 3m या 3m + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्क्वायर नहीं, यहाँ पे हमें क्यूब को लिखना है, तो क्यूब को आप इन तीनों फॉर्म में लिख सकते हो। अब स्क्वायर क्या, अगर कोई नंबर है x,
तो x का स्क्वायर होता है x इंटू एक्स विच विल बी एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं स्क्वायर को एक और x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। वही मैंने लिखा है कि एक्स क्यूब को आप या तो 9m में प्रेजेंट कर सकते हो या 9m+1 या 9m+8। ठीक है, तो वापस से हमें वही करना है। हमें क्या पता है, पिछले प्रश्न में हमने देखा कि किसी भी नंबर को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं, 3q या 3q+1, 3q+1 या 3q+2, ये हमने देखा था। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा x था, ठीक है, ये हमारा x था, पर हमें तो x क्यूब की आवश्यकता है, तो हम लिख देते केस 1 जब x की वैल्यू 3q है, ठीक है, तो x हमारा 3q है पहले, तो x को क्यूब कर दीजिए, तो यहाँ पे बन जाएगा 3q द होल क्यूब। तो 3 का क्यूब होता है 27, q का क्यूब होता है q क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या 9 को कॉमन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल 9 को कॉमन निकाल दिया, अंदर लिख दिया 3 क्यूब। तो ये है मेरा इंटीजर, ये है मेरा इंटीजर, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करता हूँ, आंसर इंटीजर ही आने वाला है। तो क्या मैं इसको 9m बोल सकता हूँ, जहाँ पे ये मेरा m के इक्वल है, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ पे आ गया है। अब दूसरा देखो, जब q का वैल्यू मतलब जब x का वैल्यू 3q+1 है, इसको क्यूब कर दो, तो यहाँ पे क्यूब किया तो ये बन जाएगा 3q+1 द होल क्यूब। अब ये इस फॉर्म में है a+b द होल क्यूब। a+b द होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, a+b द होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब यहाँ पे a मेरा 3q है, b मेरा 1 है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा a क्यूब यानी 3q का होल क्यूब प्लस 3a² यानी 3q होल स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब। ये किसके इक्वल आएगा मेरा, ये मेरा इक्वल आएगा 27 क्यूब के प्लस ये हो जाएगा 3q² यानी 9q², 9 इंटू 3 27, 27q² इंटू 1, तो ये बन जाएगा 27q² प्लस 3 इंटू 3 9, 9q प्लस 1। ठीक है, अब क्या मैं इन तीनों में से 9 को कॉमन निकाल सकता हूँ, बिल्कुल मैं इन तीनों में से 9 को कॉमन ज़रूर निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 9 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये बन जाएगा मेरा इक्वल एक्स क्यूब किसके इक्वल आएगा, 9 को कॉमन निकालो 3q³ प्लस 3q² प्लस q प्लस 1। अब ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, तीनों को ऐड करेंगे इंटीजर ही आएगा। तो ये इस फॉर्म में दिख रहा है मुझे 9m+1, जहाँ पे m का वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट भी आ गया 9m+1। अब वापस से मैं क्या करूँगा, 3q+1 जो है ये मेरा आ गया है, अब मैं 3q+2 को क्यूब कर दूंगा। तीसरा केस, ये मेरा सेकेंड था। अब जब मेरा x इक्वल है 3q+2 के, तो x³ बन जाएगा 3q+2 का होल क्यूब। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, आप डायरेक्ट लिखते हैं। इसका क्यूब कितना आएगा, 27q³ प्लस 3a² a² है 9q² मल्टीप्लाई करो 3 से, तो ये बन जाएगा 27q² इंटू b यानी 27 इंटू 2 जो हो जाएगा 54q² प्लस 3ab² ये बन जाएगा 9q प्लस 9 इंटू 4 36 प्लस 36q प्लस 2 का क्यूब जो 8 है। ठीक है, अब मैं वापस से इसमें से 9 को कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, 9 को कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा, 9 इंटू ये बन जाएगा आपका 3q³ प्लस 6q²
प्लस 4q प्लस 8, इस चीज़ इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर एक इंटीजर ही होगा, तो ये बन जाएगा मेरा 9m प्लस 8, जहाँ पे m का वैल्यू इसके इक्वल है। इसका मतलब मैं किसी भी नंबर के क्यूब को या तो 9m के फॉर्म में लिख सकता हूँ, या 9m प्लस 1 के फॉर्म में, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में। और यहाँ पे हमारा प्रश्न ये वाला भी सॉल्व हो चुका है। और इस प्रश्न को देखो, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये जो हमारा प्रश्न है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। मतलब जब मैं 70 को उस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर 5 आता है, और जब मैं 125 को उस लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर 8 आता है। अब ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा रिमाइंडर है, डिवाइज़र लार्जेस्ट फैक्टर होना चाहिए, मतलब इसका भी वो लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए, इसका भी वो लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या डिविडेंड और रिमाइंडर के केस में कोई रिलेशन पता है? बिल्कुल पता है, मुझे पता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। कहाँ से पता है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से पता है। पहले केस में a 70 है, दूसरे केस में a 125 है, ठीक है। और अब यहाँ ध्यान से देखना, 70 को मैं लिख सकता हूँ 70 इज़ इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r जो है मेरा 5 है, और 125 को मैं लिख सकता हूँ b इंटू क्यू डैश प्लस 8। अब यहाँ मैंने q डैश क्यों लिखा? ये डैश मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि दोनों के केस में b तो आपका सेम है, पर b को मैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों के केस में वो अलग अलग है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ q है तो यहाँ q नहीं होगा, यहाँ पे दूसरा नंबर होने वाला है, इसलिए रिप्रेजेंट करने के लिए q डैश बोल दिया। अब इस इक्वेशन को देखो, 70 को यहाँ पे कितना नंबर मैं ऐड करूँ जिससे मुझे आंसर 70 आ जाए? सिंपल, बी क्यू का क्या वैल्यू आएगा? बी क्यू का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, ये 5 को इधर भेज दो, 65 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी क्यू डैश का क्या वैल्यू होगा? बी क्यू डैश का वैल्यू होगा 117, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ नोट करो आप, क्या मैं 65 को ऐसे लिख सकता हूँ? 13 इंटू 5 बिल्कुल लिख सकता हूँ। और क्या मैं बी क्यू डैश में 117 को ऐसे लिख सकता हूँ? 13 इंटू 9, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ देखो 13 जो है इसका भी फैक्टर है, क्या बोलते हैं अपना, 13 जो है आपका यहाँ पे नोट करोगे तो b के सामने आ रहा है और बड़ा भी है, और यहाँ पे 13 जो है बड़ा है और b के साथ आ रहा है, दोनों में कॉमन है। लार्जेस्ट जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, लार्जेस्ट नंबर, तो यहाँ पे मुझे ऑब्जर्वेशन से 13 दिख रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि b का वैल्यू 13 के इक्वल है। और यहाँ आप q को ऑब्जर्व करो, q मैंने बोला था कि इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो 13 इंटू 5 अगर मैं करूँगा तो ये होगा 65, 65 प्लस 5 70 बराबर है। यहाँ पे भी देखो 13 इंटू 9 करूँगा तो 117 आएगा, प्लस 8 जोड़ दोगे तो 125 आएगा। तो q चेंज हो रहा है और b का वैल्यू बड़ा नंबर मेंटेन्ड है, इसका मतलब 13 जो है मेरा राइट आंसर है। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्रश्न हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। ऑलराइट, तो ये देखो, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, ठीक है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इसका मतलब मेरे पास एक आर्मी कंटिजेंट दिया है जिसमें 616 ऑफिसर्स है, एक आर्मी बैंड दिया है जिसमें 32 ऑफिसर्स है।
ठीक है, आर्मी कंटिजेंट आर्मी बैंड के पीछे चलने वाला है। तो मुझे ऐसे फॉर्म में चलाना है जिसमें हमारे पास क्या हो, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कॉलम्स मैक्सिमम हो, ठीक है। और हमें क्या करना है, बैंड के पीछे कंटिजेंट को चलाना है। टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ये देखो, अगर ये मेरा बैंड है आगे जो चल रहा है, तो इसके पीछे ये बड़ा सा आर्मी कंटिजेंट चलेगा, ठीक है। अब कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं आपके वर्टिकल लाइंस, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप रोज कहते हो। ये होता है रोज और ये होता है कॉलम्स, ठीक है। तो मेरे कॉलम्स सेम होने चाहिए, और हमें कॉलम्स सेम होने चाहिए ये तो ध्यान देना ही है। लास्ट में उन्होंने लिखा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर आप ध्यान से सोचो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब क्या, जो फैक्टर 32 में भी है और वही फैक्टर 616 में भी है, अगर उस इनके फैक्टर्स का सबसे हाईएस्ट वाला फैक्टर मैंने निकाल दिया तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएंगे। इसका मतलब इन शॉर्ट क्या है, इन शॉर्ट मुझे इन दोनों का HCF ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो HCF कैलकुलेट आप वो ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हो हर एक फैक्टर्स को लिख के, बट क्योंकि टेक्स्ट बुक में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम दिया है तो हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करके इन दोनों का HCF निकालेंगे। और दोस्तों, मान लो आप ऐसे सवाल में कभी फंस जाओ, ऐसे प्रश्न में कभी आप अगर फंस जाते हो, तो आप HCF ही निकालना है, ऐसा सोच के आप प्रोसीड करो, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में मोस्टली HCF और LCM ही फाइंड आउट करने बोलते हैं, बट यहाँ मैक्सिमम बोला है तो आपको आइडिया लग जाएगा कि HCF ही फाइंड करना है, ठीक है। तो 616 और 32 का HCF कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम था। तो सबसे पहले इन दोनों में से बड़ा नंबर है 616, तो मैं लिख दूंगा 32 छोटा है 616 से। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, तो 616 को मैं डिवाइड करूँगा 32 से, ठीक है। 32 फोर ज़ार करूँ, यहाँ 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 में, तो 32 को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 8 से करोगे तो 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, 9 से करोगे तो कितना आएगा, 32 9 ज़ार कितना आएगा, 32 9 ज़ार 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27 प्लस 1 288 आ रहे हैं, ठीक है। तो 32 9 ज़ार कर दो, 32 9 ज़ार, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, ये ऐसे बड़ा नंबर नहीं, हम पहले इसको देखते हैं, इतने नंबर को, ठीक है। 32 के टेबल में 2 ज़ार करोगे तो कितना, 32 3 2 ज़ार 6, 3 3 2 ज़ार कर दो, 2 ज़ार नहीं 32 1 ज़ार करो, ठीक है। 32 1 ज़ार करो, यहाँ पे 32 लिखो, ठीक है। 11 में से 2 गया 9 आएगा, 5 में से 3 गया 29 आएगा, और ये आ गया 296, ठीक है। 296 इससे बड़ा है तो और डिवाइड करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो 32 के टेबल में 296 आता है क्या, 296 से छोटा आ रहा था, 9 से जा रहा था ये, ठीक है। तो 32 9 ज़ार अभी हमने देखा था, 32 9 ज़ार 9 2 ज़ार 18, 9 3 ज़ार 27 प्लस 1 288, तो यहाँ पे 9 ज़ार लिख दिया, 288 लिख दिया, दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, 16 में से 8 गया 8 बचा, यहाँ पे 0, 8 में से 8 गया 0, तो यहाँ 8 बचा। अब 8 को 32 से, मतलब जो हमारा रूल था कि रिमाइंडर को डिवाइज़र बनाओ और 32 को यहाँ चिपकाओ, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप डिवाइड करते जाओगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, तो मैं 32 को 8 से डिवाइड करूँगा, 32 को 8 से डिवाइड करो, 8 4 ज़ार 32, ठीक है। 8 4 ज़ार हो गया आपका 32। अब रिमाइंडर 0 आ गया है, जब रिमाइंडर 0 आता है उस टाइम पे जो आपका डिवाइज़र होता है वही आपका HCF होता है कि नहीं दोस्तों। इसका मतलब HCF ऑफ 616 एंड 32 इज़ इक्वल्स टू 8। इसका मतलब मेरे मैक्सिमम कॉलम्स कितने हो गए, मेरे मैक्सिमम कॉलम्स हो गए इक्वल
8K, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रश्न आज सॉल्व कर लिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।